हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे में होंगे, जोश में होंगे, क्योंकि आपने अभी अभी 10th पास किया हुआ है, बहुत अच्छे नंबर से भी पास किया हुआ है। लेकिन आप लोग सारे अपने ज़िंदगी का एक दूसरे चरण में, एक नए चरण में पाँव पसार रहे हैं ना। तो दिस स्टेप इन योर लाइफ विल डिटरमाइन योर फ्यूचर पाथ। समझ रहे हैं आप? अभी जो आपने साइंस चुना, साइंस ब्रांच को चुना, तो आपका ज़िंदगी एक अनोखे पाथ से भी चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताने से पहले आपको एक इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ। आप ये इंटरव्यू के बारे में सुनिए। दिस इंटरव्यू विल इन्फ्लुएंस योर लाइफ थ्रू आउट, है ना। तो आप ध्यान से सुनिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक इंटरव्यू हो रहा था, एक पर्सनल रिलेशन ऑफिसर के लिए, पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है ना। जो बैठे थे इंटरव्यू, बोर्ड ऑफ इंटरव्यू बैठे थे, वो 7 आदमी बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी कैंडिडेट आए उनको 3 पेपर दिए, 3 पेपर, और 3 पेपर में 3 पैराग्राफ लिखा हुआ था। बस समझ गए? वो जो 3 पैराग्राफ था, वो 3 ग्रेजुएट लड़के ने उसके पैराग्राफ अपने हाथ से लिखे थे। 3 ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन कर चुके थे वो 3 लड़के, तो 3 पैराग्राफ लिखे हुए थे। और जब कोई कैंडिडेट आता था तो जो 7 लोग बैठे थे, ये तीनों पढ़ो, ये 3 पेपर को पढ़ो और बताना ये 3 पेपर 3 लड़कों ने लिखे हैं और ग्रेजुएशन करने वाले लड़के लिखे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस 3 बॉयज, जो तीनों बॉयज इसको लिखे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत से कैंडिडेट आए, सभी ने कुछ कुछ उत्तर दिया, लेकिन एक लड़का ने क्या किया, उसने उत्तर दिया, सर ये जो 3 आपने दे रखा है मेरे को पैराग्राफ, ये 3 ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चों ने जो लिखा है, एक ने साइंस पढ़ा हुआ है, दूसरा ने आर्ट्स पढ़ा हुआ है, तीसरा ने कॉमर्स पढ़ा हुआ है। तो ही वाज सिलेक्टेड। तो पैराग्राफ क्या था, है ना। तो पैराग्राफ ये था, एक पैराग्राफ में था, मान लीजिए, उसमें लिखा था, मान लीजिए सपोज यू आर सिटिंग इन ए क्लासरूम ओवर व्हिच ए फैन इज जस्ट रिवॉल्विंग विथ वेरी हाई स्पीड एंड इट्स एयर इज वेरी कूल। समझ रहे हैं? एक फैन घूम रहा है आपके ऊपर से, जो कमरे में आप पढ़ रहे हैं। अभी सारा इंडिया में जितने बच्चे हैं, अभी जितने स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, आप देखिए अपने कमरे में फैन ऊपर घूम रहा है, या कोई एसी में बैठा होगा, या कोई बिना फैन या एसी में भी बैठ सकता है ना। तो जो फैन लगा हुआ है, तो उसमें लिखा था, फैन के ऊपर आप एक पैराग्राफ ओनली 5 या 6 लाइन में लिखिए। तो जो आर्ट्स बच्चा ने लिखा था, वाह कितना शीतल समीर है, कितना अच्छा लगता है, ये गर्मी से बचने के लिए ये हवा, इतना, ये फैन इतना काम आता है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये हुआ तो मेरे को मेरा दूसरे जीवन का भी याद दिला देता है। मेरा प्रेमिका के साथ मैं कैसे मिलता था, ऐसे बाग में इतना सुंदर हवा निकलता था, तो वैसे लिखा है वो। जो दूसरा और दूसरा बच्चा जो दूसरा पैराग्राफ लिखा था, वो लिखा था, यार दिस फैन विल बी कॉस्ट नॉट मोर देन 1500 नो। अगर 1500 से ज़्यादा कोई इसको फैन को खरीदा है, तो ये बिल्कुल वो घाटा में रहा। उसका फैन का परचेज करने का उसका मतलब ही नहीं है। वो जानता नहीं हाउ टू मार्केट, हाउ टू परचेज, कैसे खरीदना है फैन को, कैसे उसका रेट जानना है, और वो नहीं जानता। अगर उस 1500 रुपये के नीचे खरीदा है तो उसका बिल्कुल सही है, यानी वो अपना पैसा का वैल्यू बिल्कुल समझा है। तीसरा बच्चा ने लिखा था, द फैंस रेवोल्यूशन पर मिनट इज ओनली 500। अगर इसका फैन का रेवोल्यूशन पर मिनट में बढ़ा दूँ तो और अच्छा, ज़्यादा पवन या ज़्यादा हवा दे सकता है। या अगर मैं इसका जो पता है, जो फैंस का जो पता है, अगर उसको लीफ है, उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो रेवोल्यूशन पर मिनट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों जो पैराग्राफ थे, इट स्पीक्स अबाउट द एटीट्यूड एंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, है ना। क्यों ये थर्ड प्रोसेस कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर इट इज डेवलप्ड, नो। जो आर्ट्स वाले ने लिखा था, क्योंकि वो 5 साल आर्ट्स पढ़ चुका है, बचपन से तो 10th तक आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब +2 के बाद, जब यू आर डिसाइडिंग योर ब्रांच, जब मैंने उसने आर्ट्स शुरू किया था, जो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में जितने पढ़ा था, इट वाज चेंज्ड हिज टोटली बिहेवियर, बिकॉज एजुकेशन इज नथिंग बट द चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट और चेंज इन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का बिहेवियर जो बदलना है, वो एजुकेशन नहीं बदल सकता है, और बदलता है। तो उसने उसका एजुकेशन ऐसा बदल दिया है आर्ट में, वो हर चीज़ में दिखता है कला क्या है, क्या जिंदगी कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना वो जिंदगी को अनुभव करता है उस नज़रिया से, कला के नज़रिया से। तो उसने लिखा हुआ कितना मधुसी हुआ,
कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा लगता है। अगर ये हवा नहीं होता तो गर्मी के दिन में हम नहीं रह सकते। मेरे पास शब्द नहीं है इसका जो हमारे के लिए दान है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते। तो वो जो पढ़ा था उसका उसके ऊपर रिफ्लेक्शन था ना, तो उसके राइटिंग्स के ऊपर लिखना असर था। जो कॉमर्स का लड़का था वो क्या लिखा था, द फैन विल नॉट मोर देन 1500, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही किया था प्रॉफिट और लॉस, लाभ क्षति कितना होगा, बिजनेस कैसा संभालेगा, इसको बेचने में क्या होगा, कितना खर्च होगा। वो अपना 5 साल यानी +2 +3 दोनों में गंवा चुका है इसी के तौर पे कि मैं कैसे प्रोडक्ट सही से उसका कॉस्ट निकालूं, कितना ये बेचना, कितना रेट में बेचना चाहिए, कितना रेट में प्रॉफिट हुआ, कितना घाटा हुआ, इसी में यानी अपना 5 साल बीता चुका है ना। तो उसका थॉट प्रोसेस हैज बीन चेंज, उसका बिहेवियर हैज बीन चेंज इन दैट डायरेक्शन हो। सो उसने वैसा ही लिखा। लेकिन साइंस वाला देखता है यार रेवोल्यूशन पर मिनट फिजिक्स में पढ़ता गया, उसका अगर लीव का ये डायमेंशन चेंज कर दे तो भी रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ जाएगा और फैन का हवा भी बढ़ जाएगा। तो उसने पढ़ के उसका एनालिटिकल थिंकिंग और साइंस थिंकिंग हैज बीन इनकलकेटेड इन हिज कैरेक्टर, इन हिज एटीट्यूड, इन हिज एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे मेरा कहने का मतलब ये जो इंटरव्यू था मैं आपसे क्यों ये बताया है ना, ये तीनों बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद दैट एटीट्यूड और एट्रीब्यूट्स हैज बीन इनकलकेटेड इन देम, साइंस एट्रीब्यूट्स, कॉमर्स एट्रीब्यूट एंड आर्ट्स एट्रीब्यूट्स हैव बीन इनकलकेटेड इन देम नो। लेकिन अभी अगर आप जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में अभी ज्वाइन कर रहे हो टू लीड ए पाथ फॉर ए ब्यूटीफुल लाइफ, अगर जिंदगी में कोई चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, कोई IAS बनूं और कुछ भी बने, तो उसके लिए जब मैंने आप साइंस चुना है तो यू शुड हैव साइंस टेम्परामेंट, यू शुड डेवलप ये साइंस टेम्परामेंट। आपको साइंस टेम्परामेंट आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। साइंस टेम्परामेंट क्या, वो जो ग्रेजुएशन करने के बाद फैन को देख रहा था उसका थॉट प्रोसेस आ रहा था, अभी से आपके अंदर आना चाहिए। अगर अभी से आपके आया, आप घर में कुछ भी चीज देखते हो जस्ट थिंक इट एनालिटिकली, थिंक्स इन ए डिफरेंट वे, बिकॉज all common men see the things in a common way, but the uncommon man see the things in a different way। जो साधारण आदमी एक चीज को एक तरह से देखते हैं, लेकिन एक असाधारण व्यक्ति उसको दूसरे तरह से, दूसरे छोर से देखता है नो। सो दोज पीपल बिकम्स अनकॉमन, महान व्यक्ति ग्रेट मैन हो जाते हैं। तो आप इसको जब साइंस अभी शुरू करने जा रहे हैं, जिंदगी का आपका कैरियर शुरू करने जा रहे हैं, तो आप पहले आप अंदर एक साइंस टेम्परामेंट डेवलप कीजिए। जब तक आप साइंस टेम्परामेंट डेवलप नहीं करेंगे आपका पढ़ने में मजा नहीं आएगा और आपको उससे प्यार नहीं आएगा। जब आपका किसी स्टडी पे प्यार नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। सो यू शुड लव योर स्टडी, यू शुड लव साइंस। तो कुछ भी चीज़ आप घर में देखो, यू जस्ट थिंक इट इज साइंटिफिकली, तो आप देखना मजा आ जाएगा। आप जो क्लास में पढ़ रहे हो, यू जस्ट कंपेयर व्हाट द नॉलेज यू हैव गेन इन द क्लासरूम, whether it is being applied there in your daily life or not, then you will get the intense happiness in that, no? So my point is that before going to class, I just advise you just follow this path and create an attitude towards science and be scientific in every aspect of life, whether it is matter, money or your life, everything, whatever you just think it scientifically। आप जो भी देखते हो, जो भी घटनाएं हो, जो भी सामान, जो भी चीज, कुछ भी देखते हो, आप उसको साइंटिफिकली देखिए। देखना आपका साइंस में आपका कॉन्सेप्ट जितना हम समझाएंगे, जो पढ़ेंगे आपका और क्लियर होता जाएगा। जो आप पढ़ेंगे, जब आप आपका डेली लाइफ में आप कंपेयर कर लोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। अरे यार कितना अच्छा साइंस, कितना अच्छा है, वो यही है साइंस, इसमें अप्लाई हुआ है वैसे, तो यू विल फील वेरी एनर्जेटिक नो। तो इसी बात से अभी आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला सब्जेक्ट, पहला टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, आई माई सेल्फ योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, द टीचर ईश्वर चंद्र नायक। ओके, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे लास्ट तक तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को बताना। लेकिन आप एक चीज याद रखना, मेरे क्लास में यू विल फाइंड द इन डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। जब तक आपको कॉन्सेप्ट में समझा नहीं पाऊंगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसमें आपको अच्छा सा डेली लाइफ एक्सपीरियंस में कोरिलेट आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, है ना। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आई वुड लाइक टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ
द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैटर के बारे में स्टडी किया जाता है और मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द चेंज। उसमें चेंज क्या होता है? एक मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं और मैटर का चेंज के बारे में पढ़ते हैं ना। तो इन दिस यूनिवर्स एवरी मैटर इज एवरी टाइम एवरी मोमेंट इट इज गेटिंग चेंज्ड। हमने पैदा हुआ माँ के पेट से आज तक हमारा परिवर्तन होता जा रहा है। आप कुछ भी सामान देखिए, आपके चारों तरफ कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, एनी मैटर इन ऑब्जेक्ट यू विल फाइंड आउट दैट इट इज गेटिंग चेंज्ड एट एवरी मोमेंट। नथिंग इज स्टैग्नेंट इन दिस वर्स। विश्व में कोई भी चीज स्थिर नहीं है जो ऐसा को ऐसा रहा है। समझ में आ गया? तो हर चीज में बदलाव कुछ आ रहा है। तो केमिस्ट्री क्या है? हाँ, उस ब्रांच का ऐसा साइंस है जो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ व्हाट्स द ट्रांसफॉर्मेशन इज अकर्ड इन दैट मैटर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी विल गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। इसके अंदर जो दिखता नहीं है हम उसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जो हमको मैटर में दिखता नहीं है हम we will go to study, we are going to study there, no? So you just remember this. Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter and its transformation. आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अगर कहीं जल्दी हो जाता है तो पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, नो। So chemistry can be classified or has been classified in a number of branches, no? Number 1 branch क्या है? Physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, industrial chemistry, biochemistry and textile chemistry and many more chemistries are there, no? Just I have written some main branches. So what is physical chemistry? First I would like to tell you, physical chemistry मतलब the chemistry which deals with all the principles, laws and theories are applied in all the chemistries. Are you clear? फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जो सारे प्रिंसिपल, सारे लॉ और सारे थ्योरी केमिस्ट्री का इसी के बारे में वो डिस्कस करता है। और ये लॉ, प्रिंसिपल और थ्योरी सभी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। विदाउट दिस लॉज, प्रिंसिपल एंड थ्योरी नथिंग केमिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन्ड। समझ गए आप? यानी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स का पढ़िए, केमिस्ट्री का पढ़िए या मैथमेटिक्स का पढ़िए, जब तक आप उसका लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरी और फॉर्मूलाज याद नहीं रखेंगे आप आगे बढ़ेंगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे? दैट्स इम्पॉसिबल, नो? सो फिजिकल केमिस्ट्री इज द, यू कैन कंसिडर इट एज द मेन केमिस्ट्री व्हिच विल लीड यू टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल केमिस्ट्री एंड इट विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन almost all chemistry and it will make you to enrich and to secure more marks in the examination. So you should very much confirm on the physical chemistry because all the fundamentals, principles, laws and theories are there in this chemistry, right? Second, inorganic chemistry, the chemistries which talks about the general properties, physical and chemical properties and their changes, no? So in almost all the inorganic products, inorganic elements means the substances which produces with carbon and hydrogen. You will have studied in 10th class, 10वीं में आपने पढ़ा है जिस पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के व्यतिरिक्त जैसे मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, जितने प्योर एलिमेंट्स है उसके बारे में हम डिटेल्स, व्हाट आर देयर प्रोडक्शंस, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, what are their physical properties and what are their chemical properties, we have to study. This is very important क्यों? जब तक हम लोहे के बारे में जानेंगे, लोहे, आयरन इज वन ऑफ द एलिमेंट, उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन वी डू विथ आयरन? वी कैंट। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, सो वी हैव टू गो फॉर दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic is a vast field in the chemistry because organic that contains almost all the living and also non-living bodies. Living bodies without carbon, hydrogen, oxygen, that is not living bodies. So living bodies, the chemistry of all those organic are known as organic chemistry. So that is very branch, we have to go for that because almost all the medicines are coming out from that organic medicines, no? Then
analytical chemistry. Analytical chemistry, you will have now you will study in your college. We have to make analysis, whether it is salt, whether it is acid, whether it is base, to identify some substances. So that is analytical industry. That is very interesting in chemistry, and that is most useful in case of research oriented study in chemistry. No. Third is industrial chemistry. In industry, chemistry is very much used. Enormous, it's used enormous. No. केमिस्ट्री इंडस्ट्री का हर डिपार्टमेंट में यूज होता है केमिस्ट्री इंडस्ट्री में। कहीं भी आप जाइए, वैसे आप बोल सकते केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द ह्यूमन लाइफ के प्रति छोर पे ये इस्तेमाल होता है। नो देन बायोकेमिस्ट्री द केमिस्ट्री विच इज टॉक अबाउट द बायोलॉजी। नो ये आप अभी जो बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आप यू विल फाइंड आउट द केमिस्ट्री वेरी वास्ट एरिया। नो then textile chemistry deals with the textile products, clothing, the third requirement of human being, the third primary needs of the human being, that is clothing. The chemistry which deals with talks about that textile products or clothing products is called textile chemistry, and many more branches are there chemistry. But I will tell you one thing, chemistry is all about the human life and its surroundings. ये इसके चारों तरफ आदमी का जिंदगी के बारे में, हर परिवर्तन, हर पदार्थ के बारे में it talks about. It is interesting also. Last one, importance and scope of chemistry. केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अरे यार, केमिस्ट के बदले जिंदगी का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आज हम किसी बीमारी से लड़ रहे हैं बाय द मेडिसिन हैज बीन डिराइव्ड बाय दिस केमिस्ट्री, दैट इज द गिफ्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री का दान है। नो अभी फर्स्ट फूड में केमिस्ट्री का इतना कंट्रीब्यूशन है, वी कैंट इमेजिन। अगर केमिस्ट्री के वजह से आज जो फूड मिल रहा है हमको सारा विश्व को, शायद इट इज पॉसिबल फॉर द ऑल द पीपल टू गेट द फूड्स। आप देखिए कितना वेराइटीज का खाना भी है बाजार में, कितना वेराइटीज का खाना। आप चावल ले तो चावल से कितना तरह का, दूसरा आप ले लीजिए दाल बनता है, कुछ भी उसमें बनता है, तो कितने प्रिजर्वेटिव फूड्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। ऑल आर द डोनेशन ऑफ द केमिस्ट्री हैज चेंज द फूड कैटेगरीज इन लाइफ। नो आप ORS पीजिए और कुछ भी पीजिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, ऑल आर जस्ट डोनेशन गिफ्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री। नो सो विदाउट केमिस्ट्री आई थिंक फूड विल बी इन द स्टेट ऑफ शॉर्टेज। नो देन मेडिसिन, I talked about this medicine is that is the best gift of chemistry. Without medicine, now the existence of human, I think, will be in stake. आदमी जिंदा नहीं रह सकता है मेडिसिन के बजाय। आज तो ऐसा स्थिति आ गया है कि हर आदमी सुबह या दिन में मेडिसिन लेना आवश्यक जरूर करता है। नो तो मेडिसिन दैट इज ओनली यू कैन टेल दैट केमिस्ट्री हैज द पावर टू गिव द मेडिसिन। थर्ड वन, फर्टिलाइजर्स जो हमारा खेतों खदान है, अगर फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन फर्टिलाइजर इज वेरी मच एसेंशियल। नो तो फर्टिलाइजर्स के फील्ड में केमिस्ट्री का दान बहुत है। अमोनियम सल्फेट कीजिए या पोटेशियम सल्फेट बोलिए, वो सारे इसी केमिस्ट्री के वजह से ही आज फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है। क्लॉथिंग मीन्स टेक्सटाइल, आई टॉक्ड अबाउट यू क्लॉथिंग। जितना हमारा कपड़ा हम देख रहे हैं, आप आश्चर्य होंगे अगर मैनमेड फाइबर नहीं होता बाजार में टिल टुडे, अगर मैनमेड फाइबर वुड नॉट बी डिस्कवर, तो आदमी को नंगा रहना पड़ता, बहुत से आदमी को, क्योंकि इतना पेड़ पे ये नहीं है, पत्ता नहीं है, या पेड़ पे जो हम उसका ये बोलते थे वो भी नहीं है ना। सो इट वुड बी वेरी इन द स्टेट ऑफ शॉर्टेज, वो शॉर्टेज हो जाता। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ह्यूमन ने क्या किया, मैनमेड फाइबर्स के, आप देखिए अभी पॉलिस्टर, नायलॉन, टेरिकॉट, व्हाटएवर इट मे बी, ऑल दोज आर कॉल्ड द मैनमेड फाइबर्स। दैट इज ओनली द डोनेशन ऑफ केमिस्ट्री। समझ रहे हैं आप, केमिस्ट्री के वजह से ही आज हम इतने सारे कपड़ा देख रहे हैं, वेराइटीज के कपड़ा देख रहे हैं, कितना रंग बिरंग के कपड़ा देख रहे हैं और पहन रहे हैं, और हमारा फैशन कितना बन गया है। तो केमिस्ट्री का टेक्सटाइल के दुनिया में इसका इतना गिफ्ट, इतना दान, इतना कंट्रीब्यूशन है, वी कांट इमेजिन। नो देन इंडस्ट्री, हमने बात किया अभी इंडस्ट्री में, विदाउट केमिस्ट्री इंडस्ट्री कैन रन, एनी इंडस्ट्री कैन नॉट रन। देन एंटरटेनमेंट, अभी हमने एंटरटेनमेंट की बात किया, फैशन हो या शादी में हम बारात लेके जाते हैं, उसको जो क्या करते हैं, फोम छोड़ते हैं हम उसको ना,
वो भी नहीं मिलता नो। सेंट हम डालते हैं अपने ऊपर, कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए। इवन आप जब टेप रिकॉर्डर बनता है उसके अंदर जो टेप होता था वो भी दैट इज मेड ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी बनता था। अभी फोटोग्राफी इससे पहले जो था, डिजिटल कैमरा से पहले जो था वो फोटोग्राफी में भी केमिस्ट्री का दान था नो। सो दैट वाज ए एंटरटेनमेंट, इट वाज वेरी मच हाईली दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने बताया जिंदगी ह्यूमन लाइफ अभी कंप्राइज्ड ऑफ द केमिस्ट्री नो। केमिस्ट्री एवरीवेयर, सुबह से मंजन करने से लेकर जब हम पेस्ट लेते हैं रात को सोते वक्त कोई भी टैबलेट खाते हैं या कुछ नया खाते हैं, एवरीथिंग इज फ्रॉम केमिस्ट्री नो। एंड इन वार तो अभी आप देखिए, अभी कोरोना जिंदगी को बर्बाद, दुनिया को बर्बाद कर चुका है नो कोरोना, वो भी वही केमिस्ट्री का ही खेल है। उसमें कहाँ से वायरस निकला, क्या हुआ, हाउ इट इज जनरेटेड और हाउ फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट, दैट ऑल्सो वी केमिस्ट ओनली हैव टू डिटेक्ट। उसका जो टेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो डोनेशन ऑफ केमिस्ट्री। समझ गए आप? तो केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी थोड़ी बोरियत भी लगेगी, क्योंकि जब हम बात करेंगे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक चीज आप याद रखिए, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज नो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होना दैट इज एब्सोल्यूट एसेंशियल। केमिस्ट्री क्या है? द केमिकल चेंज। हम जब 10th में पढ़ते थे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, wherever any chemical change is occur, that is permanent, that change cannot be returned. So in that chemical change, the participation or you can tell the attachment of the electron would be must. Without electron attachment or without electron transfer, without the participation of electron, no chemistry happens. समझ गए? आप इसको नोट कीजिए और इसको याद रखिए। अभी हम फिर मैटर के बारे में शुरू करेंगे, फिर उसका स्टेट्स मैटर डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, लेकिन बिफोर क्लासिफिकेशन वी शुड नो व्हाट इज मैटर एंड हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर नो। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज दैट व्हिच हैव सम मास एंड इट ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस। हमारे विश्व में हमारे चारों तरफ कोई भी चीज हो जो जिसका कुछ मास है यानी वस्तुत्व है और वो कुछ स्थान ग्रहण करता है, यानी वो दैट ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर, और हम उसको मैटर कहेंगे। ठीक है? मैटर इज हैविंग 3 स्टेट्स। आप ये 10th में पढ़े, 9th में पढ़े। मैटर का 3 अवस्था है। क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी 4th स्टेट में बोलते हैं प्लाज्मा, लेकिन वी आर नाउ लिमिटेड टू these 3 states, solid, liquid and gas. We will talk about this throughout our study in +2 no. So what is that? Solid, liquid and gas, you know it. Solid means मान लीजिए हम वाटर की लेते हैं, तो वाटर का सॉलिड स्टेट कौन सा हो गया? आइस यानी बर्फ। और उसका लिक्विड स्टेट क्या हो गया? वाटर यानी पानी। और उसका गैस क्या हो गया? वेपर, वाटर वेपर, है ना? तो दैट इज दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर 3 अवस्था में रहता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस नो। यू सी हाउ इट इज क्लासिफाइड। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस, नंबर 2 मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या है? दैट विल बी एग्जिस्ट इंडिविजुअली, उसके साथ कोई मिक्स नहीं हुआ होगा ना। तो मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और मॉलिक्यूल, एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल्स, 2, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा होना चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो क्या है? उसमें एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकता है, या 1 एलिमेंट 1 मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल, कुछ भी हो। सो मिक्सचर शुड बी दैट 2 or more substances like elements and molecules will be combined together to form a mixture. लेकिन प्योर सब्सटेंस में उसमें कुछ मिला नहीं होगा, दैट इज भी इंडिविजुअल नो। सो प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। नंबर 1 एलिमेंट्स एंड नंबर 2 कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स क्या कहते हैं? जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, टिल टुडे 118 यानी 118 हमारा जो एलिमेंट्स है हैव बीन डिस्कवर्ड नो, लेकिन 126 भी कहते हैं और कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स है। तो 118 जो एलिमेंट्स हमारा है
ये एलिमेंट्स का है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लेके। कैसे एटम्स को मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम स्टैंड्स फॉर Na, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, Cl2 स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, H2 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। यहाँ सोडियम तो एक एटम है, Fe एक एटम है, Al एक एटम, लेकिन Cl2 दो एटम वो मिलके रहते हैं, दैट इज डाई एटम की मॉलिक्यूल, तो उसको हम बोलेंगे Cl2। ये मॉलिक्यूल से भी है लेकिन एटम एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सिमिलर एटम ही है। तो Cl2, Al, Fe, Na, H2 ऑल आर एलिमेंट्स, दोस कंप्राइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स क्या है? when two or one more than one number of elements are combined together to form a compound। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे H2O, देन वाटर। H2O में क्या, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम, तो क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है, उसमें सोडियम है एक एटम, दूसरा क्लोरीन एटम है। इधर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ क्या है, ए नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन चार, क्लोरीन एक, ये तीनों मिलके क्या है, अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है। HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके HCl बना हुआ है, तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। समझ गए आप? फिर एलिमेंट्स क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर 1 मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स आपने देखा है, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, सोना, व्हाटएवर इट मे बी, यू कैन राइट। So I have written here Fe, aluminum and copper. These are the metals. No, non-metals, phosphorus, sulfur, ये solid होते हैं नॉन मेटल में। और ब्रोमीन, Br2 एक नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ब्रोमीन। और तीसरा ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल लेकिन वो क्या है, गैस स्टेट में रहते हैं। हमने यहाँ लिखा है Br2 लिक्विड, O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस, Br2 ब्रोमीन लिक्विड है ना। फास्फोरस, सल्फर सॉलिड में रहते हैं, दोज आर नॉन मेटल्स। उसके बाद मेटालॉइड। मेटालॉइड मींस द बिहेवियर्स इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोज एलिमेंट्स बी और दोज आर कॉल्ड मेटालॉइड। कौन कौन सा है, बिस्मथ है, टीन है, ये सब नॉन मेटालॉइड्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर अभी क्या, कंपाउंड्स कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? फर्दर कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, समझ रहे हैं, जिसमें कार्बन होगा लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मिलता नहीं हुआ होगा, और ये CO2 भी हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कौन सा है? एसिटिक एसिड, मिथानॉल, इथानॉल, जितना हम देख रहे हैं, एसीटोन, कीटोन, एसिटिलीन, ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आप इसको याद रखिए, इसको नोट कीजिए। दूसरी बात है, हम आगे फिर यहाँ मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब मान लीजिए एक नमक का पानी बना रहे, पानी में नमक डाल रहे हैं, तो क्या होगा, नमक पानी में ऐसा घुल जाएगा, ऐसे घुल जाएगा, यू कैंट फाइंड आउट द सॉल्ट एनीवेयर इन दैट वाटर, यानी आपको कहीं प्रभेद या विविधता नहीं दिखाई देगा, यानी नो डिफरेंस यू विल फाइंड आउट इन द होल सोल्यूशन। वो हर जगह ही एक नमक, हम जब उसको पियेंगे नमक सही लगेगा नो, तो दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और द आयन्स ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हर जगह बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिला हुआ है, घुला हुआ है। वैसे ही शुगर सोल्यूशन में हो सकता है। और एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर नो। एयर में हमारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी होमोजेनियसली मिक्स हो रखे हैं किसमें, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम डिस्कस करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दो तीन को मिला दें किसी को भी, मान लीजिए कॉमन सॉल्ट के साथ लोहा मिला दूंगा, फिर उसमें सल्फर डाल दूंगा, तो तीन हो जाएगा हेटेरोजेनियस, किसी के साथ कोई मिलता नहीं है। वैसे मिल्क, दूध भी एक हेटेरोजेनियस, कैसे उसके अंदर फैट भी है ना, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हम बोलते हैं फैट इन लिक्विड, दैट इज मिल्क ऑल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो बच्चों आप इसको याद रखें ना, ये क्योंकि हम जब शुरू करते हैं, शुरू में अगर इसको हम याद रखें, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमको इतना परेशानी नहीं आएगी। समझ लेना, आप इसको नोट कीजिए, बिल्कुल इसी तरह नोट कीजिए, और आप घर में जाइए इसको रिमेंबर कीजिए, ताकि बाद में हम इसको, आप उसको समझ सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है ना? ओके बच्चों, इसी क्लास को हम यही रखते हैं। आप पहले इस क्लास का मजा लीजिए, क्योंकि आप अभी शुरुआत में हैं, इसको अच्छी तरह समझिए। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हाउ इट इज क्लासिफाइड, और हमने जो बताया आपका जो टेम्परामेंट है, शुड डेवलप, दैट इज साइंस टेम्परामेंट। फिर हम दूसरे क्लास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है आपका लाइफ इनरिच हो रहा है इस वीडियो से, इस क्लास से, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, आपको जिंदगी में कुछ बनने के लिए जोश मिल रहा है और आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्त को बोलिए, ठीक है। थैंक यू।